गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग कवर करेंगे डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, इसका फिजिक्स में और क्या क्या एप्लीकेशन है, ये सब पे बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए किसका, डाइपोल का। कि डाइपोल आफ्टर ऑल होता क्या है, कुछ नहीं है। डाइपोल is a system of two equal but opposite charges separated by a very small distance. Dipole is a system of two equal but opposite charges separated by a very small distance. ठीक है। अब यहां पे शब्दों पे ध्यान दीजिए, इक्वल और अपोजिट। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। जैसे आप ऐसे समझिए, एक चार्ज यहां रहा माइनस क्यू, एक चार्ज यहां पे प्लस क्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू, लेकिन एक माइनस एक प्लस। कहने का सेंस यही है कि सिस्टम ऑफ टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। हाँ, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, सेपरेशन उसको बोल देते हैं डी। तो उसके बारे में आपने क्या कमेंट किया है कि सेपरेशन बहुत स्मॉल होना चाहिए, वेरी स्मॉल। ठीक है, नेग्लिजिबल, यानी डी शुड बी टेंडिंग टू जीरो। इक्वल टू जीरो नहीं बोला मैंने, टेंडिंग टू जीरो। ठीक है। ठीक है, इस तरह के वेरी स्मॉल सेपरेशन को एक और नाम देते हैं, क्या, इनफाइनाइटेसिमल सेपरेशन। जब कोई चीज बहुत छोटा हो तो उस तरह के क्वांटिटी को क्या नाम दे देते हैं, इनफाइनाइटेसिमल। ठीक है, मतलब जो ये डी है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटेसिमल होना चाहिए। एक तो ये हुआ। अब दूसरा सवाल आता है कि नेचर में, रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ये डाइपोल कैसे एग्जिस्ट करता है, कहां एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे तो नहीं करता होगा कि माइनस है प्लस है बीच में हवा है, तो ऐसे तो डाइपोल एग्जिस्ट कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, छोड़ दीजिएगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा और आके पास आते चला जाएगा। तो ऑफ कोर्स डाइपोल ऐसे, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है ना, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। रियल लाइफ में डाइपोल एग्जिस्ट कैसे करता है, इस पे देखते हैं। आपने सुना होगा, ये टर्म सुना होगा, पोलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एफ बहुत ज्यादा, फ्लोरीन जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एज अ रिजल्ट फ्लोरीन पे एक डेल्टा माइनस चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज एपियर हो जाएगा। एपियर क्या होगा, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो रहा है ना, उसका ज्यादा पोर्शन अपनी तरफ पुल करके रखेगा। उसी को आप लोग यहाँ डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन के आसपास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एपियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पे प्लस माइनस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का ये सिस्टम, और ऑफ कोर्स जो दोनों के बीच का जो ये गैप है, प्लस और माइनस के बीच का जो गैप है वो किस ऑर्डर का है, गैप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्या होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ सच में नॉर्मल लाइफ में देखा जाए तो टेंडिंग टू जीरो ही होता है। बॉन्ड लेंथ जनरली किस ऑर्डर का होता है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का होता है।
एंगस्ट्रॉम 10 की पावर 10 मीटर। तो इस चीज को ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करता है, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो हो गया दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। ठीक है, एक एग्जांपल लिए कि रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है आपके पास वाटर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आप गौर से देखिए, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके एक डाइपोल क्रिएट कर लिया, और सिमिलरली ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन का डेल्टा प्लस एक दूसरा डाइपोल क्रिएट कर लिया। तो यहाँ कायदे से देखिए तो दो दो डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल हुआ डाइपोल्स का, और भी बहुत सारा एग्जांपल्स हो सकता है। ये सब तो हो गया कि यहाँ पे पोलर नेचर ऑफ, या फिर ऐसा बोल दीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस तरह का डाइपोल क्रिएट हो गया है। एक और तरीका है डाइपोल क्रिएट करने का, इवन जो पोलर कंपाउंड नहीं है, जैसे एक सिंपल लेते हैं, एक एटम लेते हैं, ऐसे समझिए, एक एटम प्लस चार्ज, न्यूक्लियस, चारों तरफ क्या चक्कर काट रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या कीजिए, इस एटम को, अभी आप गौर से देखिए, इस एटम को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दीजिए। इस एटम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दीजिए, तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लस न्यूक्लियस पे किधर फोर्स लगाएगा, आगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो निगेटिव चार्ज का जो क्लाउड है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, जो पॉजिटिव न्यूक्लियस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा। लगेगा कि नहीं? ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो निगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, उस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन तो फिर उल्टा हो जाएगा ना। अच्छा, अब ये होने की वजह से, ऐसा होने की वजह से होगा क्या, इसको शॉर्ट में सिंबॉलिकली कैसे दिखा सकते हैं, शॉर्ट में तो देखिए सिंबॉलिकली कैसे दिखाएंगे, देखिए दिखाएंगे ऐसे, माइनस यानी इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन थोड़ा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, और प्लस चार्ज का कंसंट्रेशन यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज का थोड़ा कंसंट्रेशन है राइटवर्ड की तरफ हम शिफ्टेड दिखा सकते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, एक एटम जो पहले इस तरह का पोलैरिटी शो नहीं कर रहा था, वो अब पोलैरिटी शो करने लगा। तो इस तरह के जो डाइपोल बना ना, इस तरह के डाइपोल को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस मतलब बाहर से आप फोर्स कर दिए, कैसे, बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से मतलब आप डाइपोल्स कैसे एग्जिस्ट करता है इसके बारे में कमेंट्री किए कि रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या डिस्कस करेंगे, बिहेवियर ऑफ a dipole when kept, behavior of a dipole when kept in an external electric field। मतलब इस बारे में चर्चा होगा। ठीक है, तो केस बनता है, पहला केस कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमने क्या माना है, E। अब देखिए
तो देखिए एक डाइपोल को हम रख दिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिए। ठीक है, अब इसका बिहेवियर हम चेक करना चाहते हैं कि डाइपोल कैसे बिहेव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन हुआ, ये थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाया जाए, और ये डाइपोल हुआ, प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा, डाइपोल का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है लेटस से वो ओरिजिन से कुछ ऐसे है। ठीक है, इस तरह से पोजीशन वेक्टर ऑफ द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द डाइपोल कैन बी रिटन एज आर सी, सी फॉर सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द डाइपोल का जो पोजीशन वेक्टर है आर सी वेक्टर ऐसे लिख दिए। ठीक है, सिमिलरली ये जो आपका माइनस क्यू और क्यू को ज्वाइन करने वाला जो ये जो वेक्टर है, इस पे भी थोड़ा फोकस करते हैं। देखिए ठीक है, इस पोजीशन वेक्टर को आप r प्लस पोजीशन वेक्टर कह लीजिए, मतलब प्लस चार्ज का पोजीशन वेक्टर r प्लस वेक्टर है और माइनस चार्ज का पोजीशन वेक्टर r माइनस है, और जो सेंटर ऑफ द डाइपोल का जो पोजीशन वेक्टर है ये हो गया आर सी। ठीक है, अब आप ही बताइए कि मुझे जानने का मन है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल अबाउट origin ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जानने का मन है। शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क अबाउट origin वेक्टर हो गया, ये हमको जानने का मन है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो वही स्टेप बाय स्टेप अब लिखते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जा सकता है? देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, उस पे इस तरह से एक फोर्स लग रहा होगा, क्यू ई वेक्टर, ई के ऊपर वेक्टर, ये फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, माइनस क्यू चार्ज पे भी एक फोर्स लग रहा है, देखिए क्या,
इधर लग रहा है कितना, क्यू ई वेक्टर माइनस के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू पे लगने वाला टॉर्क अबाउट ओरिजिन कितना होगा, आर प्लस, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज क्रॉस फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज। ये हो गया टॉर्क ऑन प्लस क्यू चार्ज अबाउट ओरिजिन। अच्छा, प्लस अब माइनस क्यू चार्ज पे भी तो कुछ टॉर्क लग रहा है ना, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। तो क्या लिखेंगे, प्लस आर माइनस क्रॉस माइनस क्यू ई वेक्टर। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज पे माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया आपका नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल अबाउट ओरिजिन, ये ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखिए, मेरा जो r प्लस वेक्टर है ना, r प्लस, वो क्या है, r प्लस वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लस क्यू चार्ज। तो क्या मैं ये जो सेंटर C है, यहां से प्लस Q तक जो गया है वेक्टर, उसको मैं d/2 वेक्टर बोल सकता हूं, d/2 वेक्टर। हाँ, तो आप बताइए कि सिंस r प्लस वेक्टर कैन बी रिटन एज बाय ट्राइंगल लॉ, क्या क्या लिखा जा सकता है r प्लस वेक्टर को, OC वेक्टर प्लस C, और प्लस चार्ज जहां पे उसको पॉइंट P बोलिए, तो प्लस CP वेक्टर। लेकिन OC वेक्टर को ही तो आप क्या बोले थे, RC वेक्टर। और CP वेक्टर जो है, यानी सेंटर से प्लस चार्ज तक, सेंटर ऑफ द डाइपोल से प्लस चार्ज तक जाने वाला जो वेक्टर है, उसको बोले हैं d/2 वेक्टर। d/2 दूरी हो गया, डायरेक्शन किसके अलोंग हो गया, प्लस चार्ज के अलोंग, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जहां माइनस क्यू चार्ज है उस पॉइंट का नाम हम कैपिटल क्यू रख दिए हैं। अच्छा, तो आर साफ साफ दिख रहा है ट्राइंगल लॉ से कि आर माइनस पोजीशन वेक्टर, ठीक है, प्लस क्यू सी पोजीशन वेक्टर मिलके आपको क्या देगा, ओ सी पोजीशन वेक्टर। ट्राइंगल लॉ से ये सारा कहानी जो चला है अभी, ये ट्राइंगल लॉ से चल रहा है। This implies that r माइनस पोजीशन वेक्टर बराबर OC वेक्टर माइनस QC वेक्टर। अच्छा, OC वेक्टर क्या है बाबू, तो ये तो RC नाम दिए थे, RC वेक्टर, माइनस QC वेक्टर क्या है, QC। भाई QC भी वही वेक्टर है जो CP है, QC वेक्टर और CP वेक्टर सेम ही है। क्यों, ये भी d/2 वेक्टर होगा, ये भी d/2 वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि C जो है मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल है। तो आप r प्लस वेक्टर को भी लिख लिए इस तरह से, और r माइनस को भी लिख लिए इस तरह से। अब इस r प्लस और r माइनस वेक्टर को यहां रख देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका कैलकुलेशन किया जाए, तो देखिए r प्लस वेक्टर के बदले RC प्लस d/2 वेक्टर क्रॉस Q ई वेक्टर, ठीक है। ये हो गया आपका ये पहला टर्म। अब दूसरे टर्म पे आते हैं, प्लस RC माइनस d/2 वेक्टर क्रॉस माइनस QE वेक्टर, जो माइनस क्यू चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो माइनस QE वेक्टर था। तो नेट टॉर्क जो है, यहां से देखिए, ओपन अप कीजिए, RC क्रॉस QE वेक्टर प्लस
d/2 वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर प्लस RC वेक्टर माइनस RC वेक्टर क्रॉस माइनस QE वेक्टर और माइनस माइनस मिलके प्लस d/2 वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर। अच्छा देखिए इस टर्म को देखिए और इस टर्म को देखिए, ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये दोनों टर्म जो है ये और ये कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, d/2 वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर प्लस d/2 वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर, यही ना बचा। ये टर्म और ये टर्म बचा है, तो ये क्या आया, ये तो सीधे सीधे ये तो सीधे d वेक्टर क्रॉस QE वेक्टर हुआ। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, Q तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो Q को हम d वेक्टर के साथ बैठा देते हैं, तो QD वेक्टर क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान देने वाली बात क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि जो डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा था, अब देखिए ये सारा जो है ये जो सिस्टम बनाए हैं अब इतना दिखाने का जरूरत नहीं है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। डाइपोल पे जो आपका डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है किस किस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, वो टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन आ गया है। देखिए मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये डाइपोल कहां पे है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये डाइपोल कहां पे है, मतलब इनडायरेक्टली आरसी वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये आरसी वेक्टर टॉर्क के एक्सप्रेशन में नहीं आया है, मतलब हम ये शॉर्ट में कह सकते हैं कि एक डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन आ रहा है। मतलब आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं डाइपोल पे, उस पॉइंट का कोई रोल अल्टीमेट रिजल्ट में नहीं आया है। मतलब आपका ओरिजिन यहां हो, आपका ओरिजिन यहां हो, आपका ओरिजिन यहां हो, आपका ओरिजिन खुद सेंटर ऑफ द डाइपोल पे हो, आपका ओरिजिन कुछ भी हो, वहां से आप टॉर्क निकाल लीजिए। टॉर्क जो निकल के आएगा वो आएगा QD वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब रही बात कि यहाँ D वेक्टर क्या है, जो आपने एनालिसिस किया था D वेक्टर क्या था, D वेक्टर था माइनस Q चार्ज से चल के प्लस Q चार्ज के अलोंग एक डायरेक्टेड वेक्टर। D वेक्टर कुछ नहीं था, जो आपका ये जो वेक्टर है ना, ये अब वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस Q चार्ज एंड टर्मिनेटिंग एट प्लस Q चार्ज, ठीक है। और लेंथ कितना था D, इस वेक्टर का लेंथ कितना था D, उसी वेक्टर को D वेक्टर हम लिखे हैं। तो शॉर्ट में आप बोल सकते हैं ना कि एक डाइपोल पे लगने वाला नेट टॉर्क कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, एक डाइपोल पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम, की किस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हैं, कहीं से निकालिए टॉर्क का एक्सप्रेशन सेम ही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर ये जो मिड पॉइंट है ना डाइपोल का, इस पॉइंट के अबाउट भी डाइपोल पे टॉर्क निकाले होते हैं ना रोटेशनल इफेक्ट, तो भी यही वैल्यू आता, ठीक है। अच्छा अब इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, टॉर्क acting on a dipole about origin O is equal to charge into vector D, और vector D क्या है, a vector starting from minus Q charge and terminating at plus Q charge, तो QD vector cross electric field vector gives you torque about origin O, ठीक है। एक बात बताइए, इस एक्सप्रेशन को देख के ऐसा नहीं लग रहा है
कि द मोर इज द क्वांटिटी ऑफ दिस QD वेक्टर, द मोर विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल एट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये QD वेक्टर जो है, QD वेक्टर जिसको मैं ब्रैकेट में लिखा हूं, इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा, क्या टॉर्क जो उस डाइपोल पे लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी फिर उतना ज्यादा नहीं हो जाएगा? द मोर इज द वैल्यू ऑफ QD वेक्टर, द मोर विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल केप्ट इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनडायरेक्टली क्या हम बोल सकते हैं? इनडायरेक्टली QD वेक्टर डिसाइड्स, क्या डिसाइड कर रहा है? द रोटेशनल एबिलिटी of a dipole kept in uniform electric field। मतलब ये जो QD वेक्टर है, ये डिसाइड कर रहा है कि कितना ज्यादा टॉर्क लगेगा एक डाइपोल पे जब उस डाइपोल को आप एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा। इसी के लिए मैंने लिखा है कि QD वेक्टर डिसाइड्स द रोटेशनल एबिलिटी ऑफ अ टॉर्क केप्ट ऑफ अ डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा यही वजह है, यही वजह है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही वजह है कि QD वेक्टर क्वांटिटी जो है इसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का मोमेंट, मोमेंट का मतलब क्या होता है? उसका रोटेशनल एबिलिटी। मोमेंट ऑफ अ फोर्स पढ़े ना रोटेशनल चैप्टर में। मोमेंट ऑफ अ फोर्स का मतलब होता है कि एक फोर्स का कितना औकात है कि किसी ऑब्जेक्ट को घुमा पाए, घुमा दे, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। वैसे ही डाइपोल मोमेंट का मतलब हुआ कि वह क्वांटिटी, दैट इज QD वेक्टर। डाइपोल मोमेंट का मतलब हुआ कि वह क्वांटिटी किससे एसोसिएटेड? डाइपोल से एसोसिएटेड। वह क्वांटिटी जो डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क को डिसाइड करता हो। डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क को डिसाइड करने वाला क्वांटिटी जो है, ठीक है, वही क्वांटिटी को आप क्या नाम दिए? डाइपोल मोमेंट। जितना ज्यादा ये क्वांटिटी होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जब उस डाइपोल को एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दीजिएगा। और इसीलिए इस वेक्टर का ये नाम पड़ा है। नामकरण क्यों हुआ है डाइपोल मोमेंट, तो उसका हम रीजन बताएं। ठीक है, क्या लिखना चाहिए? सिंस QD वेक्टर decides the torque acting on a dipole in a given electric field, that's why QD vector is called dipole moment. Moment means rotational ability, a quantity which decides rotational ability of the dipole in the electric field E। ठीक है, सिंबॉलिकली डाइपोल मोमेंट को P वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो P वेक्टर बराबर QD वेक्टर, मतलब QD वेक्टर को शॉर्ट में P वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p वेक्टर से। ठीक है, तो शॉर्ट में ये D वेक्टर क्या हुआ? माइनस से शुरू हुआ है और प्लस पे टर्मिनेट हुआ है, और D सेपरेशन है चार्जेस के बीच। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
देखिए, आपके मन में ये डाउट आया होगा कि जब हमने डाइपोल का बिहेवियर का स्टडी करना शुरू किया, बिहेवियर कहां पे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब हमने डाइपोल का बिहेवियर का स्टडी करना शुरू किया तो सबसे पहले हम डाइपोल पे लगने वाले टॉर्क की चर्चा करने लगे। आपके मन में डाउट आया होगा कि फोर्स को बाईपास करके, मतलब हम लोग चर्चा किसका नहीं किए? हम लोग इस बात का चर्चा ही नहीं की कि डाइपोल पे फोर्स क्या लग रहा है, हम लोग चर्चा किसका करने लगे? सीधे टॉर्क का। तो आपके मन में डाउट आया होगा कि जनरली तो लोग पहले फोर्स की चर्चा करते हैं फिर टॉर्क की चर्चा करते हैं, सर ने पहले टॉर्क का चर्चा क्यों कर दिया? तो ये बात आपको समझ में आ जाएगा, आप बस लेक्चर को गौर से सुनते रहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स acting on a dipole is much more complicated concept as compared to the concept of torque acting on a dipole. That's why I have preferred to analyze torque and I will analyze force afterwards.